प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हम पिछले वीडियो तक आंकिक प्रश्न 8 तक हल कर चुके थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आंकिक प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्नों के बारे में। अर्थात आज हम प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि इन प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अभी तक जिन्होंने मेरा नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो नोट्स अवश्य बनाएं, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक हासिल हो सकें। तो हमेशा याद रखें कि जो ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स अवश्य बनाते रहें, ठीक है। और आप लोगों को किसी भी अंकित प्रश्न में या किसी आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी आ रही है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम तथा QB -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A तथा B, ठीक है। A के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी निर्देशांक वो इधर रखें, B के जो कोऑर्डिनेट हैं निर्देशांक वो ये इधर रखें, ठीक है, पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने ये डायग्राम बना करके रखा भी है, ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट इस डायग्राम पर किस प्रकार शो किए जाएंगे मैं इसी को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से समझें कि इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे जो कोऑर्डिनेट है बेटा, डिस्टेंस यानी द्विध्रुव के जो आवेश हैं ये QA और QB जो इसके बिंदु A पर जो स्थित हैं, तो आप ये देख रहे होंगे 0 0 -15 0 0 +15 सेमी। ये क्या है, ये कैसे दर्शाया जाएगा, इस डायग्राम पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने डायग्राम को। तो देखिए बेटा कि अगर हम बात करें किसी प्लेन पर 3D की यानी त्रिविमीय संरचना की, ठीक है, तो त्रिविमीय संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए मैं इसी में समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा। देखिए ये मैंने आपके लिए सुंदर सा फिगर बना करके रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए A के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी A के जो निर्देशांक है बेटा वो क्या है आपके, देखिए बेटा A के निर्देशांक बेटा ये हैं 0 0 -15 और B के जो कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 0 0 +15, ठीक है। तो देखिए अभी मैं बता रहा था कि 3D संरचना के लिए ये X है, ये Y है और ये Z है, 3 अक्ष होते हैं X Y Z। एक बार बेटा समझ लीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। देखिए ये और ये बेटा, ये आपका मान लीजिए X अक्ष है, इसको कहीं पे भी ले सकते हैं, इससे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मान लीजिए बेटा ये आपका Y अक्ष है और ये बेटा आपका Z अक्ष है, बस समझ आ रही है। अगर मैं बेटा X अक्ष पर अगर किसी पॉइंट की बात करूं, X अक्ष पर किसी पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर X अक्ष पर चल रहा हूं। देखिए ये पॉइंट मैं X अक्ष पर बना रहा हूं, तो इस पर Y का मान भी 0 होगा और Z का मान भी 0 होगा, बात समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये, अगर मैं X अक्ष पर चलूँगा, ठीक है, तो इस अक्ष पर X का मान भी 0 सॉरी Y का मान भी 0 होगा और Z का मान भी 0 होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं Y अक्ष पर चलूँ, ठीक है, तो Y अक्ष पर आपका X का मान भी 0 होगा, Z का मान भी 0 होगा। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं Z अक्ष पर चलूँ, ठीक है बेटा, तो Z अक्ष पर X भी 0 होगा और Y भी 0 होगा। तो यही बात बताई गई है। देखिए बेटा कि अगर मैं यहाँ के देखिए इधर समझिए मेरी बात, ये देखिए आपको जो निर्देशांक दे रखे हैं ये दे रखे हैं। देखिए जी A के निर्देशांक क्या है आपके, A के निर्देशांक है आपके 0 0 -15 और ये क्या B के निर्देशांक 0 0 +15। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस आ रही है, देखो ये X है बेटा, ये आपका Y है और ये क्या है बेटा आपका Z है। इसी प्रकार ये X है, Y है और ये आपका बेटा Z। आप देख रहे हैं कि X पे 0 Y पे 0, लेकिन Z पे क्या है बेटा 15, लेकिन क्या है माइनस की डायरेक्शन है। माइनस क्या है बेटा ये अभी हम बताएंगे आपको। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए X पे भी 0 Y पे भी 0, मैंने X पे बिल्कुल नहीं चलना है,
बाई पे भी बिल्कुल नहीं चलना है, लेकिन जेड पे चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलना है। ठीक है, +15 का मतलब क्या है, इसकी धनात्मक दिशा में चलना है। और -15 का मतलब बेटा ये है कि हमें जेड अक्ष पे चलना है, लेकिन इसकी ऋणात्मक दिशा में चलना है। ठीक है, अच्छा ये इसकी दिशाएं कैसे देखी जाती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, आइए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए बेटा, अगर ये जेड की धन दिशा है, कौन दिशा, इधर को जेड अक्ष की अगर धन दिशा है, तो बेटा इस साइड को क्या होगी, जेड अक्ष की, सॉरी एक्स अक्ष की, अगर ये इधर को बेटा क्या है, धन दिशा है। ठीक है, यानी प्लस की वैल्यू इधर को लिखी जाएंगी, तो इधर को लिखेंगे बेटा माइनस की वैल्यू, यानी ये जो रहेगी आपकी एक्स के लिए ऋण दिशा रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए बेटा बाई के लिए अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए बाई के लिए क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, या मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन है, समझा देता हूँ, ये बाई के लिए नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, बाई के लिए बात कर रहा हूँ, तो इधर के लिए बाई के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी। इस साइड में क्या आएगी, बाई क्या आएगी, बाई या बाई डैश का तो क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ये अगर ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है, जहाँ से ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो बाई प्लस का रहेगा, यानी बाई की वैल्यू प्लस की रहेगी, और नीचे को आएंगे तो बाई की वैल्यू माइनस रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष में अगर मैं इधर की कोई दूरी कंसीडर करता हूँ तो वो प्लस की रहेगी, उधर की करूँगा तो वो माइनस की रहेगी। ठीक है, अच्छा अब बात आया जेड अक्ष पर, तो जेड अक्ष पर बेटा ऊपर के लिए क्या रहेगा, हमें तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, प्लस की वैल्यू रहेगी, और नीचे क्या रहेगी बेटा आपकी माइनस की वैल्यू रहेगी, यानी ये माइनस के जेड इधर को रहेगा, या जेड डैश कह देते हैं, तो ये क्या रहेगा बेटा आपका माइनस, यानी जेड अक्ष की ऋण दिशा रहेगी। एक बार फिर समझ लें, अगर एक्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसके जस्ट इसके अपोजिट ये एक्स के लिए क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, या एक्स डैश कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाई के लिए बेटा अगर ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है बाई, ठीक है, बाई क्या इधर को पॉजिटिव है, तो जस्ट इसके अपोजिट इस साइड में क्या होगी, बाई डैश क्या होगा बेटा आपकी, ये जो डायरेक्शन होगी बाई की, बाई एक्स की, ये होगी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अच्छा जेड के लिए, अगर जेड एक्स बेटा ऊपर की ओर प्लस का है, क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो नीचे के लिए क्या होगा बेटा, माइनस का होगा, यानी ये बाई एक्स की क्या है, धन दिशा है, सॉरी जेड अक्ष की, जेड अक्ष के लिए ये क्या है, धनात्मक दिशा है, और ये जेड अक्ष के लिए क्या है बेटा, ऋणात्मक दिशा है। बात समझ में आ रही है। तो और ये बात मैंने आपको समझाई क्योंकि इसी चीज़ का यूज आपके अंक के प्रश्न में इसमें दिया गया है। तो देखिए ए के जो निर्देशांक है बेटा, आपके ए के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ। ए के निर्देशांक है 0 0 0 0 का मतलब है कि एक्स पे कोई डिस्टेंस नहीं है, बाई पे कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जेड पे क्या 15 है। तो बेटा देखिए ये एक्स अक्ष है, ये आपका बाई अक्ष है, और ये आपका बेटा जेड अक्ष है। तो इसने कहा देखिए ए 0 0 यानी एक्स पे कुछ नहीं चलना है हमें, बाई पे कुछ नहीं चलना है, लेकिन जेड पे कितना चलना है, 15 चलना है। कितना चलना है बेटा, 15 सेमी। कितना चलना है, 15 सेमी चलना है। ठीक है, सेमी में मान दिया है आप लोगों के लिए। तो जेड, लेकिन माइनस का चिन्ह किस बात को संकेत कर रहा है कि जेड पर चलना तो है 15, लेकिन उसकी निगेटिव डायरेक्शन पर चलना है। तो जेड अक्ष की बेटा निगेटिव डायरेक्शन, और ये अगर जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो जेड अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नीचे की ओर को आएगी। यानी इस मूल बिंदु से, बात को समझना, इस बिंदु ए तक वो कितनी डिस्टेंस है बेटा, 15 सेमी। कितनी है, 15 सेमी डिस्टेंस है। और ये बेटा आपकी निगेटिव डायरेक्शन पे है, इसलिए क्या लिखा गया बेटा, आपका माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, अच्छा इधर के लिए बात आ जाए, अब ये है देखिए 0 0 और +15। तो 0 0 मतलब एक्स वाई पे बिल्कुल भी नहीं चलना हमें, लेकिन हाँ जेड अक्ष पे चलना है। वो कितना चलना है, 15 चलना है। पॉजिटिव चिन्ह ये बात को दर्शा रहा है कि हमें जेड अक्ष पे प्लस की दिशा में, इसी जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में चलना है। तो यानी धनात्मक दिशा तो ऊपर की ओर होती है, तो मान लीजिए कि इस ओ से इस बी तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई। एक बार फिर समझ लें कि ये माइनस का चिन्ह संकेत कर रहा था कि हमें जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलना है। ठीक है, और ये धनात्मक चिन्ह हमें शो कर रहा है कि हमें जेड अक्ष की, तो ये तो आपकी ऋणात्मक दिशा, और ये रही जेड अक्ष आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए हमें चलना है क्या, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में चलना है। नेगेटिव साइन जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा, पॉजिटिव साइन जेड अक्ष की धनात्मक दिशा। और ये 0 ये भी 0, इसका मतलब एक्स भी 0 बाई भी 0, यानी एक्स एक्स पे भी नहीं चलना, बाई एक्स पे भी नहीं चलना। यहाँ पे भी 0 0, यानी एक्स एक्स पर या बाई एक्स पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है। जितनी हमें दूरी लेनी है वो कहाँ लेनी है, जेड अक्ष पर लेनी है। ठीक है, +15 का मतलब हमें जेड अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलना है, -15 मतलब जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अर्थात नेगेटिव डायरेक्शन पर चलना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं तो कि बेटा ए है, ठीक है, ये क्या बी है। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर ये बेटा, 15 सेंटीमीटर ये है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 30 सेमी हो जाएगी। देखिए मैंने समझाने का प्रयास भी किया है, आपको देखिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्यू ए का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपका ये देखिए यहाँ पे क्यू ए का मान कितना रखा है, 2.5 × 10⁻7 ये आएगा। ठीक है, क्यू बी का मान आपका -2.5 × 10⁻7 ये आएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा चूँकि क्यू ए और क्यू बी
के मान एक दूसरे के बराबर, देखो बराबर है, 2.5 ये 2.5 ये, पावर -7 ये पावर -7 ये, ठीक है तो इसकी, ठीक है बात समझ में आ रही है। एक दूसरे के बराबर हैं, परिमाण बिल्कुल बराबर है तथा लेकिन इनका नेचर कैसा है, बिल्कुल विपरीत है। विपरीत क्यों, मतलब बेटा ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका कैसा निगेटिव, यानी ये आपका धनावेश है, ये आपका ऋणावेश है, ठीक है। और मैंने आपकी बात आपको पढ़ाई थी, जब मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी, ये टॉपिक आया था अपना वैद्युत द्विध्रुव। क्या आता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेश तो बराबर होते हैं, जैसे QA और QB का मान बराबर है, लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ये QA और QB मिलकर क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। द्विध्रुव क्यों बना रहे हैं बेटा, क्योंकि आवेशों की जानकारी हम आवेशों के हिसाब से पता चल रहा है, आवेश ही बताएंगे द्विध्रुव है या नहीं। आवेश क्या बेटा आपका माइनस के 2.5 गुणा -7 और प्लस के 2.5 × 10⁻⁻7, यानी परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इनका जो नेचर है बेटा वो अलग अलग। नेचर मतलब एक माइनस का और एक प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए AB क्या बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव है, और जिसके आवेशों की बीच की दूरी कितनी बेटा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी बेटा, यानी जिसकी मैंने जो समझाया था वो पढ़ लेते हैं एक बार। चूँकि QA और QB के मान एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं, अतः ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, जो मैं भी समझा रहा था, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बेटा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तो बराबर आवेश हों और एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है, और दूसरे अल्प दूरी पर स्थित हों, तो क्या बनाते हैं, वो एक वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करते हैं, ठीक है। अर्थात AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई AB, A से लेकर B तक। तो AB वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को बेटा कहाँ से लिखा था, 12 से लिखा जाता है। ये चीज़ मैं आपको जब मैंने वैद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको समझाया था। जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले मेरे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो AB हम निकालना है और वैद्युत द्विध्रुव है, इसलिए हम AB की जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो 12 बराबर होती है, यानी 15 सेंटीमीटर ये है बेटा और 15 सेंटीमीटर बेटा आपका ये है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया ना प्लस का माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्लस का साइन देख रहे हैं 15 में, और यहाँ पे इसका क्या देख रहे हैं, माइनस का साइन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, प्लस का साइन देख रहे हैं 15 के आगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस का साइन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब इस माइनस का मतलब और इस प्लस का मतलब ये है कि हमें जो चलना है प्लस 15 का मतलब है हमें जेड अक्ष की धन दिशा में चलना है, उपर की ओर चलना है। इस माइनस का मतलब हमें जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलना है, जबकि हमें कोई साइन नहीं लेना है। यानी प्लस माइनस हमें ये बता रहे हैं कि जेड अक्ष पर हमें कौन सी डायरेक्शन पर चलना है। तो प्लस का साइन है तो हमें धनात्मक दिशा में चलना है, और माइनस का साइन है तो ऋणात्मक दिशा में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा तो 15 सेमी बेटा ये 15 सेंटीमीटर ये, तो बेटा 12 वाला कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 30 सेमी आ गया, ठीक है। आप इसको मीटर में चेंज करना चाहोगे तो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 30 × 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब बेटा इसने पूछा है निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश यानी Q का मान पूछा है। चलिए, और दूसरे पॉइंट पूछा है आपका निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव में P का मान भी पूछा है। तो आइए देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो कुल हम सॉल्यूशन नंबर इसका 1 पार्ट, ठीक है। इन्हें पूछा कुल आवेश, कुल आवेश, ठीक है। मान लीजिए कुल आवेश क्या है बेटा, Q है, इस पूरे निकाय का जो आवेश Q है वो, और वो कुल पूछा है तो ये हो जाएगा QA प्लस QB। अच्छा देखिए QA की वैल्यू रखिए बेटा, QA की वैल्यू है ये हैगी आपके पास, यहाँ से देखिए QA का मान कितना आपके पास, ये है देखिए यहाँ पे 2.5 गुणा इसके साथ, QB का मान भी इतना लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है। देखिए 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम प्लस QB का मान -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अच्छा तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, Q बराबर हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻7। देखिए माइनस प्लस बेटा माइनस हो जाएगा, और 2.5 × 10⁻⁻7। अब देखिए बेटा ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो बेटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा निकाय का जो टोटल आवेश आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका 0 आएगा। क्या आएगा बेटा 0 कूलम। तो आई होप कि इसका पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज किया देता हूँ कि बेटा इससे घबराए नहीं कि 0 0 फिर 15 0 0 - 15 क्या होता है। 0 0 का मतलब बेटा एक्स और वाई एक्स में कोई डिस्टेंस नहीं चल रही है, ठीक है, बात समझ में आई। तो और हमें जो प्लस 15 का मतलब हमें जेड एक्स पर तो पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलना है, कितने दूर चलना है, प्लस 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 15 सेंटीमीटर पर चलना है। अच्छा माइनस में का मतलब हमें जेड की ऋणात्मक दिशा में चलना है, वो भी कितना चलना है 15 सेंटीमीटर दूरी पर चलना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से जब हमने टोटल डिस्टेंस देखी 15 + 15 कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी, ठीक है।
अब ये 30 सेमी हो गया, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्यू ए का मान कितना था, क्यू ए का मान बेटा था आपका 2.5 इसका मैच के साथ ये पॉजिटिव था, क्यू बी का मान भी यही था लेकिन वो नेगेटिव था। ठीक है, यानी आवेश बराबर हैं और लेकिन इनका नेचर अलग अलग है। तो ए भी एक क्या बन गया बेटे, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। वैद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो बिना वो पिछले वीडियो अवश्य देखें, तब ये टोटल आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन ये कहती है बेटा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें तो बराबर आवेश, देखिए जैसे ये दो परमाणु तो बिल्कुल बराबर है और एक दूसरे के विपरीत भी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। ठीक है, वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी होती है 12 के बराबर होती है। क्या बराबर होती है बेटा, 12 के बराबर होती है। ठीक, तो अब मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ और इसका जो आंसर बेटा आपका 0 आ चुका है, इसलिए पूरे निकाय का जो टोटल आवेश है क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब इसकी बेटा बी पार्ट में पूछा गया आप लोगों से, निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी पी का मान पूछा है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ही बेटा मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। जी वेरी गुड, सही बताया आपने। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश, है ना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चलिए सॉल्व करते हैं अपने बी पार्ट को। सॉल्यूशन नंबर इसका सेकंड पार्ट। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी, तो पी बराबर हमने जो पढ़ा था बेटा, कोई एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 12 यानी ए बी के जो बराबर आएगी, और कोई एक आवेश चाहे ये लें हम, चाहे क्यू बी भी ले सकते हैं और क्यू ए भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चिन्ह यूज कोई सा भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्यू ए का मान लिए रखे हैं, क्यू ए लिख लेते हैं। चलो तो इसका मान है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 और 12 बेटा आपके प्यार वैद्युत आवेश की 12 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये बेटा आपका 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ठीक है बेटा, आप यहाँ क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप क्यू भी लिखेंगे तो उसका हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, फिर भी हमें प्लस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो हम देखिए 2.5 बेटा ये है और 10 की घात माइनस के 7 बेटा ये है। अब देखिए बेटा 30 गुणा 10 का माइनस के 2 है, अगर मैं एक जीरो खत्म कर दूँ, एक जीरो खत्म कर दूँ, इसकी पावर कम हो जाएगी। देखिए 3, मैं 30 था 3 लिखा और यहाँ पावर कितनी थी, माइनस के 2 थी, तो अब यहाँ माइनस के 1 रह जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए 2.5 इंटू 3, मैं इस 3 को लिख रहा हूँ, एंड 2.5 के साथ कैसे लिख रहा हूँ मैं इस 3 को, तो 3 हो जाएगा पास में आ रही। अब ये 10 की पावर कितनी है, माइनस के 7। ठीक है, और बेटा ये कितनी, माइनस की 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, देखिए 25 या 75 यानी 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 8। ठीक है बेटा, 7.5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने निकाला क्या बेटा, पी का मान निकाला, तो इसका मतलब क्या था, कूलाम मीटर। क्या होता है बेटा, कूलाम मीटर। सेंटीमीटर ना समझे, क्योंकि वैद्युत आघूर्ण क्या होता है, आवेश का अंतर क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, इसलिए सी लिखा है मैंने। और 12 एल को दूरी को मैंने मीटर में चेंज कर रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही सॉरी 12 का जो मान हो जाएगा, 12 का जो मात्रा हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे काय में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, 12 का मान काय में था सेंटीमीटर, मैंने आपको काय में लिया मीटर में चेंज कर रखा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैद्युत आघूर्ण का मान कितना आ गया, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, 7 माइनस का 1 माइनस का तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड आंसर था। अब बात आती है बेटा, इसके अंदर अगर डायरेक्शन पूछी जाती, वैद्युत आघूर्ण की अगर डायरेक्शन पूछी जाती, यानी वैद्युत आघूर्ण की अगर डायरेक्शन पूछते, दिशा पूछते, तो दिशा क्या होती बेटा, देखिए दिशा होती, ये देखिए माइनस का चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है बेटा, देखिए प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो वैद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से, कौन से आवेश से बेटा, ऋण आवेश से, यानी ये नेगेटिव आवेश है और ये कटा धनावेश, तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। डायरेक्शन होती बी से ए की ओर को, किसी को बी से ए की ओर को, ये बी से ए की ओर को, यानी दिशा का बतानी, हालांकि इसने एग्जाम में पूछा नहीं है, वो सॉरी क्वेश्चन में हम फिर बता देते हैं। दिशा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो दिशा होगी वैद्युत आघूर्ण की वो होगी बी से ए की ओर। ये एडवांस में बता रहा हूँ आपको बेटा, ये चीज़ में क्वेश्चन में पूछी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि होती है बेटा जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
और ये डिस्टेंस बेटा कौन से अक्ष पे है, जेड अक्ष पर है। किस पर है बेटा, जेड अक्ष पर है, तो ये भी लिख सकते हैं जेड अक्ष के अनुदिश, जेड, ये देखिए जेड अक्ष के अनुदिश। जेड अक्ष अनुदिश मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये जो डायरेक्शन है देखिए कौन सी इस पे है, जेड अक्ष पर है ना, आ रही समझ आपको, तो जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने नोट्स में उतार सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 1.10, 4 गुणा 10 के बाद तो -9 कूलाम मीटर, याद रखें सेंटीमीटर ना समझे, कूलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से पता चल रहा होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो इसे 4 गुणा 10 के 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत ध्रुव 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। ठीक है, यानी रखा गया है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित करो। यानी हमें टॉर्क, बल आघूर्ण क्या होता है बेटा, बल आघूर्ण होता है टॉ, बल आघूर्ण क्या होता है बेटा टॉ, टॉ का मान मुझे बताना है। यानी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सॉल्व बताऊँ आपको, डायग्राम बना समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये बात को बेटा समझे, जिन लोगों ने ये आर्टिकल भी मैंने पढ़ा चुका है और ये भी आर्टिकल बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। टॉर्क वाला जो है आपका जो आर्टिकल्स था, अब इस पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए ये कोई, मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब देखिए बेटा मान लीजिए ये इसका प्लस क्यू आवेश पे, इसमें माइनस क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये वैद्युत ध्रुव है, ये क्या बेटा वैद्युत ध्रुव है। डायरेक्शन में देखो माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है ना, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस से प्लस क्यू है। हालांकि ये चीज़ पूछी नहीं है और आप डायग्राम में एग्जाम में नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं, मैं तो आपको समझ में और भी अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ। अभी वैद्युत क्षेत्र तो बेटा ये है, ठीक है। अब इसके बीच में जो एंगल बनना है ये जो एंगल है यही क्या आपका थीटा, और ये आपको उसने कितना मान दिया बेटा 30 अंश दिया, कितना दिया 30 अंश दिया। प्रश्न में आई। अब हमें ये बताना है कि इस पर टॉर्क जो लगेगा यानी बल आघूर्ण जो लगेगा, बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो आइए अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब सूत्र पढ़ा था हमने बेटा, देखिए पी का मान हमें दे रखा है, वैद्युत आघूर्ण का मान दे रखा है 4 गुणा 10 के 9। ठीक है, अच्छा ये 5 गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान दे रखा है आपको, थीटा आपको दे रखा है। हमसे क्या पूछा, बल आघूर्ण है, टो का मान पूछा, टो बराबर क्या। तो देखिए सूत्र क्या होता है बेटा, मैं सूत्र आपको बताऊँ। सूत्र होता है बेटा आपको अपने पढ़ा है, टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, अब पी के मानने की, पी का माने बेटा 4 × 10⁻⁹, ई का माने की बेटा 5 × 10⁴ और साइन 30। ठीक है बेटा, गुणा कर लेते हैं इसका, 5 चौक बेटा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 10⁻⁹ ये है, प्लस के 4 ये, तो माइनस की कितनी बचेगी 5 बचेगी, और साइन 30 का मान बेटा 1/2। ये बात याद रखें, साइन 30 का जो मान होता है बेटा आपको हाफ के बराबर होता है, अर्थात 1/2 होता है। 2 से बेटा इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 ढाई 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो आएगा तो 10 गुणा 10⁻⁵ टो पूछा, ये होता है बेटा न्यूटन मीटर। क्या होता है इसका मतलब, न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पॉइंट लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो मैं देखिए यहाँ पे बता देता हूँ इसका जो लास्ट में, हालांकि ये भी आंसर ही है आपका, लेकिन वैज्ञानिक संकेत में लिखना पड़ता है कि पॉइंट 1 के बाद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए टो बराबर लिख सकते हैं हम, देखिए पावर कितनी 5 है, एक पावर इधर करेंगे, देखिए 1.0 यानी कि जो 10 था तो पॉइंट लगा दिया बीच में, तो आप क्या हो जाएगी, एक पावर आपकी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 रह जाएगी, न्यूटन और ये मीटर। तो ये इसका बेटा आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। तो टो का मान कितना आ गया 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, बात को समझें, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है उसको कैसे रगड़ा है बेटा, ऊन से रगड़ा है। ठीक है, रगड़ने पर क्या हुआ है 3 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी ऊन का टुकड़ा, समझना मेरी बात को, ऊन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, सॉरी माफ कीजिए गलती हुई, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, ठीक है, यानी एक पॉलीथीन है और एक ऊन, दो सब्सटेंस अपने पास हैं, एक ऊन है और एक पॉलीथीन है, और जब इनको आपस में रब किया है तो पॉलीथीन का जो टुकड़ा है 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से, ठीक है, यानी आवेश का मान दे रखा है, ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, अब इसके ये पार्ट पूछा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। अब इन्हें ब्रैकेट में लिखा किस पदार्थ से किस पदार्थ में। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या है कि अब ऊन को रगड़ा है किससे, पॉलीथीन के टुकड़े से, तो पॉलीथीन का टुकड़ा इतना आवेश आया उस पर 3 गुणा 10⁻⁷, लेकिन कैसा आवेश आया, ऋण आवेश आया। बेटा जिस पर ऋण आवेश होता है, ठीक है बेटा, उस वस्तु पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात तो हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है किस पर, किस पर, पॉलीथीन के टुकड़े पर। तो अधिक कैसे हुई होगी, वो किससे आए होंगे, ऊन से आए होंगे। किससे आए होंगे, ऊन से, उनको रगड़ा तो ऊन से तो पॉलीथीन पर आएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर आया है, पॉलीथीन के टुकड़े पर आया है, जिसका परिमाण कितना 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम के बराबर है। बस समझ रहे हैं आप, यानी ऊन का टुकड़ा नेगेटिव चार्ज पाया गया और कितने आवेश से, 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम से। ठीक है, जब इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगी बेटा, अधिकता होगी, क्योंकि ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश होता है, तो ऊन के टुकड़े पर ऋणावेश आया, और जिस पर ऋणावेश होता है बेटा उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और उसने ये बताया किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऊन से किसके अंदर आएंगे, पॉलीथीन के अंदर आएंगे, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन किस पर स्थानांतरित हुए, पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए। ठीक है, तो ऊन पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो भी कितना होगा, इसी परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि आवेश के संरक्षण के नियम जानते हैं हम, आवेश का संरक्षण नियम पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, उस पर उतना नेगेटिव चार्ज होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, निकलते हैं, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और देखिए आइए इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या कहने का चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए आवेश, पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश, सॉल्यूशन देखिए इसका, ए पार्ट का, पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश, यानी Q कितना दे रखा है आपका, 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम। और एक विशेष बात यह है क्या बेटा, ये ऋणावेश है, कैसा है ये, ऋणावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने पूछी है, क्या पूछी है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बेटा लिखते हैं n से, कैसे लिखते हैं, n से लिख नहीं सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या शॉर्ट में लिख दिया मैंने, n बराबर क्या। ठीक है, और एक चीज़ पता चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, पर आवेश जो होता है बेटा, ई का मान ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अब सूत्र हमने पढ़ाया था आवेश क्वांटीकरण में, आवेश क्वांटीकरण हम लोगों से कहता है कि Q बराबर क्या होता है बेटा, ये सूत्र है, Q बराबर क्या होता है बेटा, Ne होता है। क्या होता है, Ne होता है। कहाँ से, क्वांटीकरण की परिभाषा से, आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा से, शॉर्ट में लिख दिया मैंने परिभाषा। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा से। ठीक है, अच्छा मुझे n का मान निकालना है बेटा, n जब निकालूंगा तो देखिए E इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन E। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ n बराबर Q अपॉन E, n बराबर Q अपॉन E। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं हम इसकी, n बराबर Q का मान हमें कितना दिया है, Q का मान दिया है 3 गुणा 10⁻⁷ और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻�19 कूलम। ठीक है बेटा,
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, तो जीरो मान ली 1 मान के जीरो बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाऊंगा तो थोड़ा आपको दिक्कत लगेगी। हालांकि 30 के यहाँ 3 के पीछे भी यहाँ जीरो बढ़ा सकता था, लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैं अलग से जीरो बढ़ा रहा हूँ। तो ये 3 टाइम बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एन बार हो जाएगा 30/16 गुणा 10 की घात। देखिए बेटा माइनस की कितनी है, 7, और ये काय की है, आपकी पावर कितनी है, माइनस की बजाय क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 19 की, ठीक है। यानी पावर माइनस की थी, अपॉन से नीचे थी, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब इसको बेटा डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड कैसे करेंगे आप, 16 से आप डिवाइड कर रहे हैं बेटा किसको, 30 को, करिए डिवाइड। 16 16 पर 2 32 तो ज़्यादा, 16 हो जाएगा बेटा। अब घटाइए 10 में से घटा 4 बचे, यहाँ रह गए 2 में से घटा 1, 14 बचे बेटा, पॉइंट ला के जोड़ लीजिए आप, 140 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 8 28, 16 में 16 ज़्यादा हो जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा बेटे, ठीक है बेटा। अब बढ़ाइए कितना बचेगा यहाँ पे, 2, या 3 में 2 का 1, फिर पॉइंट लगाओ जीरो डाल लीजिए, ये हो गया 16 7 100, 16 16 7 112। आप इसको घटाइए कितना बचेगा बेटा आपका 8, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये जाएगा आपको बेटा 16 पंजे 80 हो जाएगा। यानी कोई जीरो, कोई भी यहाँ पे आप रिमाइंडर नहीं, सेसफल नहीं। तो आपका करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, आपका भाग करने के बाद आ रहा है आपका 1.875, 1.875। तो फाइनली मैं नीचे लिख सकता हूँ आपको n के बराबर, n बराबर हो जाएगा आपका 1.875 गुणा 10 की घात। और देखिए ये 19 है, माइनस प्लस की, ये कहीं माइनस की है, तो ये घटा दीजिए, 7 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 यानी 12। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, किससे, ऊन से हुए। किससे हुए, ऊन से। किस पर हुए, पॉलीथीन के टुकड़े पर हुए, क्योंकि पॉलीथीन का टुकड़ा कैसा होता है, ऋणावेशित था। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकले बेटा, ऊन से निकले। किससे निकले, पॉलीथीन के टुकड़े पर रखने, तो लिख लेंगे ऊन से पॉलीथीन पर। पूछा है ना किस पदार्थ है, किस पदार्थ पर, तो यहाँ लिख देते हैं ऊन से पॉलीथीन पर, लिख देते हैं हम यहाँ पर ऊन से पॉलीथीन पर, ठीक। अच्छा, अब इसके बी पार्ट में पूछा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहतित द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। बात को समझें, क्या ऊन से पॉलीथीन में, संहति मतलब बेटा, संहति शब्द का जो अच्छा मीनिंग होता है आप समझने, जो आपको समझ में आएगा वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है स्थानांतरण। यानी ये तो इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी हार्ड लगी, मैं बताऊँ आपको कहना क्या चाह रहा था। सवाल ये कहना चाह रहा है बेटा आपसे कि इलेक्ट्रॉन तो ऊन से गए हैं कहाँ, पॉलीथीन पर, तो क्या जब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो आवेश का स्थानांतरण तो हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन गए तो आवेश भी गया है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या इलेक्ट्रॉनों के जाने पर, ठीक है, बात समझे मेरी बात, इलेक्ट्रॉनों के जाने पर आवेश का तो ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या उसके क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ वजन का भी कुछ कम हुआ है, नहीं हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है, जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर गए, ऊन से कहाँ गए बेटा, पॉलीथीन के टुकड़े पर गए, तो ये कहा कि ऊन में द्रव्यमान की कुछ कमी हुई है कि नहीं हुई है, तो बेटा हुई होगी। क्यों, क्योंकि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। देखिए इसका बी पार्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है तो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg के बराबर होता है। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब भाई एक कितने इलेक्ट्रॉन गए इसके अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन गए। जब इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है बेटा, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg के बराबर होता है। तो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन जब उधर जाएंगे तो इसका द्रव्यमान तो उनके साथ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने, 1.875 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनसे कहाँ, पॉलीथीन पर, तो उनका वजन भी तो उनके साथ ही जाएगा कि नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। इन्होंने पूछा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, द्रव्यमान भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, यानी आवेश का स्थानांतरण तो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं ऊन से। तो उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों के जाने पर आवेश का स्थानांतरण तो हुआ,
क्या उसके साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ? तो वो ऑलरेडी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर ही तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका विजन भी तो जाएगा। बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, आप कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में बैठने के बाद आप अपने घर पर आ गए। एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, आप कक्षा में बैठे थे, कक्षा से जब आपकी छुट्टी हुई तो आप घर पर आ गए। तो जब आप घर पर आए हो बेटा, तो अपनी किताबों के साथ तुम भी तो खुद आए हो। बात को समझना मेरी बात, आपकी जो बुक्स नहीं आपका वो आपके साथ आई हैं, और आपका जो वजन है वो भी तो आपके साथ आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार कहा, जब उनसे जब इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर जाएंगे तो उनका वजन भी उनके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। इसका आंसर क्या होगा बेटा? हाँ, संयुक्त द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर, क्योंकि कहाँ है वो, पॉलीथीन पर आए तो पॉलीथीन पर आ जाएगा उनका द्रव्यमान भी। पॉलीथीन पर द्रव्यमान जिसे यहाँ पे संहति शब्द लिखा है बेटा, इससे कंफ्यूज ना हो, का स्थानांतरण हुआ है। तो ये था बेटा आपका अगला क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन उतार सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, इसके बाद सॉल्व करेंगे। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। कितनी बेटा? 50 सेमी है। यदि उन गोलों पर पृथक पृथक आवेश, दोनों पर बराबर आवेश है, इतना आवेश है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल, प्रतिकर्षण बल कितना है? बहुत ईजी सवाल है बेटा, बहुत ईजी सवाल। देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। मान लीजिए बेटा आपका एक गोला ये हो गया, ठीक है, जैसे मैंने ए नाम दे दिया बेटा। मान लीजिए बेटा आपका एक गोला ये हो गया, जिसे मैंने आपको बी नाम दिया, ठीक है। अभी एक इनके केंद्रों के बीच दूरी कितनी है बेटा? 50 सेमी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये कितनी है? 50 सेमी। कितनी है ये? यानी आर का जो मान आपको बेटा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50 सेमी दे रखा है। सेमी को मीटर में भी कर सकते हैं हम, कितना? 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या अब एक जीरो खत्म करोगे तो एक घात खत्म हो जाएगी, तो 5 गुणा 10⁻⁻1 मीटर के बराबर रह जाएगा। आर का मान आया। अच्छा, यदि इन गोलों पर इतना आवेश है, यानी क्यू, मान लीजिए मैंने क्यू ए कह देता हूँ, चलो क्यू ए का मान कितना है? 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम में याद रखें बेटा, काय में? कूलाम में। हम माइक्रो कूलाम में नहीं है, यानी इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार क्यू बी का मान भी यही है। उसने कहा है ना कि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, अलग अलग आवेश, लेकिन कितना कितना इतना ही है। वो कितना है? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। अब इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, ये चीज़ ने पूछी है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट है बेटा, ये कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। आइए देखिए यहाँ से सॉल्व में इसको करके दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर इसका ए। देखिए अब देखिए क्यू ए का मान यहाँ पे लिखा है, तो मैं दोबारा फिर से लिख के दिखा देता हूँ। क्यू ए आपका 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक। आपका क्यू भी आपको दे रखा है बेटा, आपको 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। आपका आर का मान दे रखा बेटा आपका कितना? 50 सेमी। कितना दे रखा? 50 सेमी। सेमी को जब मैं मीटर में करूँगा तो 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। एक जीरो खत्म करूँगा, एक पावर खत्म हो जाएगी, तो फाइनली आर का जो मान आएगा 5 गुणा 10⁻⁻1 मीटर के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है बल कितना, पूछा बेटा बल कितना लेगा, प्रतिकर्षण बल। वही कूलाम के नियम से हम जानते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 और Q1 Q2 होता है QA गुणा QV/R²। बेटा ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान आप जानते हैं, मैं पहले न्यूमेरिकल में कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये हो जाता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक। QA का मान देखिए 6.5 × 10⁻⁻7 और ये भी यही वैल्यू है 6.5। QB का मान 10⁻⁻7, ठीक।
आर स्क्वायर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 5, यहाँ पे देख लीजिए 5 गुणा 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 9 × 10⁻9 और ये बेटा आपका गुणा में 6.5, मैं 6.5 को पहले ही लिख रहा हूँ 6.5। अब देखिए इसकी पावर कितनी जाएगी, 10 माइनस के साथ ही है, माइनस के साथ ही बेटा, माइनस से कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। और बेटा इसको देखो पावर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के लिए इसको मुझे 2 लिखना पड़ेगा, 5 गुणा 5 यहाँ से लिख लेता हूँ और 10⁻⁻ हो जाएगी बेटा 2 एकन 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 0 बढ़ाऊंगा, पॉइंट ऊपर से हटाऊंगा तो 0 अब भी बेटा ये नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 1 से ये 0 बढ़ जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये 0 बढ़ जाएगा, 100 हो गया। ठीक है बेटा, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका बचेगा 9 और ये अभी पॉइंट हट चुका था 65 हो गया, 65 × 65 10 की पावर ये प्लस की 9 ये आ गई, ये माइनस की 14 है ये आ गया आपको। ठीक है बेटा, और ये आपका बचा बेटा 5 × 5 और ये बेटा ये 10 की घात कितनी है, ये माइनस की 2 है, 10 की घात माइनस की कितनी है 2 है, और ये 100 को ले सकते हैं बेटा 10 की घात प्लस की 2, ये 10 की घात कितनी है प्लस की 2 है। ठीक है, तो ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से 5 काट दीजिए, ये 13 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा 13 बार कट जाएगा, इससे काटोगे बेटा ये भी आपका 13 बार कटेगा। ठीक है, 5 × 5 5 × 15, 5 × 5 15। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर जो आने वाला है देखिए 9 × 13 और 10 की पावर देखिए 14 में से आप 9 घटाइए, कितने बचेंगे बेटा आपके -5 बचेंगे। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व 9 और 13 की जो गुणा आएगी बेटा आपकी वो आएगी 169, कितनी आएगी 169 आएगी। ठीक है, 13 गुणा 13 का बार 169 हो जाएगा, इसके बाद -5। आइए अभी गुणा करते हैं, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे बेटा आपके 8, 9 छक्का 54 हो जाएंगे, 9 छक्का 54, 54 और 8 जो हो जाएंगे बेटा आपके 62 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 62 का बेटा 2 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे बेटा आपके 6। अब 9 का 9 हो जाएगा, 9 से बेटा कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस के कितनी 5। अच्छा पॉइंट, अब इसमें पॉइंट तो आ नहीं रहा है बेटा, याद रखें आपका मान निकल रहा है, पॉइंट तो इसमें आया नहीं, 1 2 3, 3 के बाद जब मैं बेटा पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 घातें कम हो जाएंगी, तो ये कितना रह जाएगा बेटा आपका, रह जाएगा आपका 1.521 गुणा 10 की घात माइनस के 1 1 2 3 का पॉइंट आया, 3 पावर कर दो 10 की घात माइनस के कितना जाएगा बेटा आपका 2 रह जाएगा, यानी आपका जो मान आया वो कितना आया 1.521 न्यूटन। और ये बल कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण बल रहेगा। क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि दोनों ही चार्ज बेटा कैसे थे आपके पॉजिटिव थे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप चलते हैं इसके बी पार्ट की ओर। तो ये बेटा बी पार्ट क्या है इसका, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें, यानी आवेश पहले तो इतना था, अब यहाँ कितना दोगुना कर लेंगे, 200 गुना हो जाएगी। ठीक है, और गोलों के बीच की दूरी क्या करते हैं बेटा, बीच की दूरी आधी करते हैं, यानी डिस्टेंस जो 50 सेंटीमीटर उसे 25 सेंटीमीटर कर लें। ठीक है, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, अर्थात आप समझ चुके होंगे जो Q का मान है वो Q/2 के बराबर, Q की तो यार 2 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सवाल आपको क्या कह रहा है, यानी यहाँ देखिए इसका बी पार्ट, बात को समझें। पहले जो Q था वो इतना था, हमने क्या गोले का जिसने क्या आवेश की मात्रा दोगुनी कर दो, दुगुनी करने यानी इसमें 2 की गुणा कर लो, यानी अब नया जो QA आएगा नया, यानी इसके बी पार्ट के लिए नया QA होगा, वो Q जो आएगा 2 गुणा QA, क्या हो जाएगा 2 गुणा QA हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसी प्रकार आपका अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, देखो मान निकलो, तो 2 तो आपका ये रहेगा, QA का मान कितना है, देखिए ये है 6.5 × 10 की पावर माइनस के 7, गुणा करोगे तो बेटा इसकी आ जाएगा 2 पंजे, मैं आगे निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका QA का मान, गुणा कर लीजिए 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल हो गया 1, 2 छंग 12 और 1 13, और पॉइंट ये है बेटा, पॉइंट ये आ गया, और जो पावर किसकी है कितनी बार 10 की घात -7 बेटा ये आ गई। ठीक है,
अच्छा, इसी प्रकार आपका क्यू भी अब नया आएगा निकल के, तो 2 इंटू क्यू भी हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार जब मैं सॉल्व करूँगा इसको 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ तो इसी प्रकार से जो आएगा आपका क्यू बी का जो मान आएगा निकल के अब न्यू, ठीक है, वो आ जाएगा 13.0 गुणा 10⁻⁷। ये वही चीज़ है जो अभी हमने करी थी, ठीक है। तो क्यू की आप ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, और आप ये भी रख सकते थे, है ना। आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो इसका मान निकल के ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए इसकी डिस्टेंस को क्या आधा क्या है। अब आर का जो मान रहेगा, यानी आर जो रहेगी आपकी, अब आर रहेगी आपकी, पहले कितनी थी 50 सेमी, कितनी थी 50 सेमी, लेकिन अब आर रहेगी 50/2, आधी करेंगे ना, तो ये 2 आधी करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, ये 25 सेमी हो जाएगा। कितना जाएगा 25 सेमी, यानी आर का जो मान आ गया आपका 25 सेमी, और सेमी को जब मीटर में करेंगे तो 25 माइनस 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। यानी दूरी हमने क्या कर दी बेटा, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी। तो पहले कितनी थी बेटा 50 सेमी थी, अब कितनी है बेटा, ये 50 की आधी 25 हो जाएगी। जब मीटर को सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो 10⁻2 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें बल पूछा है, क्या पूछा है बेटा, बल। तो देखिए बल जब पूछा है तो फिर से वही फार्मूला कूलाम के नियम से, तो लिखेंगे पुनः कूलाम के नियम से। अगर ये आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि यहाँ पे भी क्यों आया क्यों, तो यहाँ पर डैश भी दिखा सकते हैं अंतर दिखाने के लिए, हालांकि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मान लीजिए चलो मैंने डैश दिखा दिया, आपको कन्फ्यूजन ना लगे, तो क्यू की जगह मैंने क्यू डैश ए कर दिया, ठीक है। यानी गोलों को जो हमने आवेश को दुगना कराया था, आवेश कितना क्यू डैश ए है, और जो डिस्टेंस है बेटा वो आर डैश, मान लीजिए आपकी आर डैश है, ठीक है। ये केवल अंतर दिखाने के लिए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या है कूलाम का नियम, देखिए F बराबर, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 क्या होता है, क्यू ए क्यू बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू डैश ए, यानी ये जो लिखा है क्यू डैश ए इंटू क्यू डैश बी अपॉन आर ए, इसका तो आर का मतलब आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगर सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू रख लीजिए, तो 9 इंटू 10⁻9 मैं बराबर यहाँ पे लगा लेता हूँ समझाने के लिए अच्छा तरीके से लगा आपको। F बराबर क्यू डैश ए का मान कितना, देखिए है आपका 13 गुणा 10⁻⁷, और क्यू डैश बी का मान भी यही है 13 गुणा 10⁻⁷, 13 गुणा 10⁻⁷, और ये आर डैश का जो मान है बेटा वो कितना है 25 गुणा 10⁻⁻2, लेकिन ये बेटा स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अंक की गुणा कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 9 इंटू 13 की जब गुणा करूँगा तो ये बेटा आपका आएगा 169, पावर की बात कर लो, पावर माइनस की 9 प्लस की 9 ही है, माइनस के साथ ही है, माइनस के साथ ही है, तो माइनस कितनी हो जाएगी बेटा, ये 14 हो जाएगी। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा 25 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगी बेटा, ये 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अच्छा अब मैं 25 गुणा करूँगा तो 625 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब इसे गुणा कर लिए, 9 गुणा कैसे करनी है 169 से करते हैं। देखो यहाँ पे आप कर लो 9 9 81 का 1 हासिल हो जाएगा बेटे आपका 8, ठीक है। 9 छक्का बेटा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जब 9 छक्का ये 54 हो जाएगा बेटा, तो 54 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 का कितना आएगा बेटा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और हासिल बेटा आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा फिर 9 एकन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से फिर कितना हो जाएगा बेटा ये 15 हो जाएगा। पावर देखिए आपकी 14 में से 9 हटाएंगे बेटा माइनस के 5 बचेगी, लेकिन बेटा ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 4, ठीक है। तो अब जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे भाग करेंगे इस चीज़ को, तो आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा, मैं फाइनल लिख रहा हूँ क्योंकि भाग करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो देखिए इसका जो फाइनली आंसर आएगा आपका लगभग वो आएगा 0. मैं घात सही बता रहा हूँ आप लोगों को 0.24 ये आएगा। सॉल्व करोगे आप लोग, आप सॉल्व करके देखना हो, नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर यहाँ पे देख नहीं पाए थोड़ा बाई मिस्टेक, समझ लेते हैं कि ये मैंने फिर से फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद फिर मैंने ये इसका मान लेकर डायरेक्टली 1/4 के मानने का क्यू ए ये आएगा, क्यू डैश ये आएगा, ठीक है।
और आर डैश का स्क्वायर बेटा आपका ये रहा है। क्यू डैश ये मैंने आपका निकाल चुका, अब ये है क्यू डैश भी आपका ये है। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पोर्ट कर दिया, आर डैश का मानी मैंने पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके क्या किया, 13 गुणा कर लिया, 169 हो गया, और 9 आपका बेटा ये आ गया, और ये 9 पावर ये 7 ये माइनस की 14 बेटे आपकी ये हो गई। इसको 2 टाइम्स लिखा गया तो ये आ गया, ठीक है। जब इसी गुणा से करोगे तो बेटा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा, जब ये आ जाएगा बेटा आप लोगों को, तो इसी गुणा से 25 गुणा 25 625 आएगा, ठीक। ये पावर माइनस की बजाएगा बेटा प्लस की बचेगी, 14 में से 9 घटाओगे कितना माइनस के 5। और जब इसको फाइनली आंसर जब करोगे आप लोग, जब 625 से 1521 को जब भाग करोगे तो वो लगभग आएगा 0.24 के आसपास आएगा, 0.24 न्यूटन, 2.4 न्यूटन। ये काय का मान है बेटा, एफ का मान है। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा नीचे को ले सकता हूँ, यानी एफ का जो मान है जो ये है वही लिख रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो 0.24 न्यूटन। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जब हम ये जो आवेश दिए थे, इस आवेशों का परिमाण जब दुगुना कर देंगे, ठीक है, बीच की दूरी आधी कर देंगे, तो आपका बल का मान कितना आएगा बेटा, आपका 0.24 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक है। और जब हमने इसका जब ये पार्ट देखा था तो एफ का मान कितना आया था बेटा आपका, एफ का मान उसमें आया था आपका 1.521 गुणा 10⁻2 न्यूटन के बराबर आया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो सेम जो आपका ये 12वां सवाल है, सेम 12वें सवाल की तरह है। इसका जो 13वां सवाल है बेटा वो सेम 12वें सवाल की तरह है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको 13वें सवाल के लिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क में इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको कराऊँगा। हालांकि मैं भी करा सकता हूँ, मेरे पास इसका देखिए मैं सोल्यूशन करने के लिए लिख भी रखा हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा रिविजन से। तो इस सवाल को आप 1.13 वाला सवाल है ये बेटा आप लोगों के लिए क्या है, HW में है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें और आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है फिर मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 13 का आप होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिए घर पे, और आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखें ये जो 13वां सवाल है बेटा, जो 13वां सवाल है वो सेम की तरह 1.12 की तरह, यानी जो अभी हमने सॉल्व करा है सवाल सेम इस टाइप से सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको 13वें सवाल को आप सॉल्व कीजिए। अब चलते हैं इसके 14वें सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल, देखिए अगला सवाल बेटा आपका ये है। और एक बात आप याद रखें बेटा, ये टोटल सिलेबस मैं NCERT बुक से ही करा रहा हूँ, ठीक। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, देखिए क्या क्या है। चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण 1 2 3 के पथ चिन्ह, मतलब पथ चिन्ह मतलब इनके ये 3 आवेशित कण हैं और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गति कर रहे थे। एक समान विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ तक तो इन्होंने एक बिल्कुल इक्वल गति करी है, समान गति करी है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र से पास हो रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो इनमें क्या रहा, मूव हो रहा है, यानी कि घूम रहे हैं कुछ। क्यों घूम रहे हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 आवेशित कण इसमें दिए हैं बेटा, इनके पथ चिन्ह मतलब इनके चलने की जो दिशा है, यानी जो पथों का रास्ता है, रास्ते के जो चलने की डायरेक्शन वो इन्होंने दी है, यानी कण 1 जा रहा है इस रास्ते से, कण 2 जा रहा है इस रास्ते से, कण 3 जा रहा है इस रास्ते से, ठीक है, दर्शाए गए हैं। 3 आवेशों के पथ चिन्ह लिखिए, 3 आवेशों के चिन्ह लिखिए, मतलब ये बताना है कि ये जो 1 है तुम्हारा, ये इसका जो कण है पहला कण, उसका जो आवेश है उसका कैसा आवेश है, कण 2 है उसका कैसा आवेश है, यानी इस पर कैसा आवेश है, धनात्मक या ऋणात्मक, इस पर बताना धनात्मक ऋणात्मक, या इस पर जो कण 3 है उस पर ही बताना है। दसवीं आ रही है, तो हम लोग को ये बताना है कि इनके आवेशों के जो चिन्ह है वो किस प्रकार होंगे, यानी ये बताना है कि ये धनावेश हैं या ऋणावेश हैं, धनावेश या ऋणावेश हैं, ठीक है। तो 3 कण है तो आप ये मत समझ जाना कि आवेश 3 प्रकार के होंगे, है ना। इस बात को अपने दिमाग में याद रख लें कि अगर 3 आवेशित कण हैं तो आवेश 3 प्रकार के नहीं होंगे, आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है, जिनका नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। ये मैं तो आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। तो फिलहाल चलते अपने क्वेश्चन की ओर कि 3 आवेशित कण 1 2 3 और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में चल रहे थे। जैसे ये विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहे हैं तो इनमें क्या रहा, मूव हो रहा है, यानी घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे घूम रहे हैं इसके बारे में बताना है कि इनके चिन्ह कैसे हैं, यानी इसका चिन्ह कैसा है, इसका चिन्ह कैसा है, इस पर कैसा आवेश है, कण 1 पर कैसा आवेश है, कण 2 पर कैसा आवेश है और कण 3 पर कैसा आवेश है। तो आप देख रहे होंगे इसका जो हम करते हैं, देखिए बात करें इसके
आवेशों की, तो कण एक पर आवेश, इसी प्रकार कण 2 पर आवेश, और नंबर 3 कण 3 पर आवेश। ठीक है, ये हमको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये कौन सा, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, धनावेशित प्लेट है। ये कैसी प्लेट है बेटा, ऋणावेशित प्लेट है। बात समझ में आ रही है? यानी प्लेट क्या है, एक है आपकी पॉजिटिव प्लेट, एक है आपकी नेगेटिव प्लेट। बात समझ में आ रही है? अब हम जानते हैं, गिलबर्ट ने बताया था कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा कहने का मतलब ये, अगर ये दोनों कण यानी 1 और 2 याद करूँ तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर तो घूमे, ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव की ओर तो घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर तो पॉजिटिव कण जाएगा नहीं, क्यों, समान आवेश तो प्रतिकर्षित करते हैं ना। और ये दोनों कण 1 और 2 जो जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? जब पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम रहे हैं तो इनका जो आवेश होगा इस प्लेट के बिल्कुल अपोजिट होगा, तभी तो इनमें आकर्षण हो सकता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि इस प्लेट का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इन जो 1 और 2 जो कण है इनका जो आवेश होगा वो कैसा होगा बेटा, ऋण आवेश होगा, तब ये इस प्लेट को रिमूव करेंगे, नहीं तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और इनका आवेश भी इसके जैसा हो जाता। तो ठीक है, तो ये कण 1 और 2 जो है बेटा, प्लेट धनात्मक प्लेट की ओर घूम रहे हैं, तो इसलिए इनका जो आवेश होगा इस प्लेट का जस्ट उल्टा यानी कि माइनस का, यानी इन पर जो आवेश होगा ऋण आवेश होता है। कैसा होगा बेटा, ऋण आवेश, इस पर होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कण 1 पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। कैसा होगा वो, ऋण आवेश। ठीक है बेटा, और कण 2 पर भी क्या होगा बेटा आपका, ये भी आपका ऋण आवेश होगा। ठीक है, अच्छा कण 3 पर आवेश, अब 3 की बात चलें तो अब इसकी डायरेक्शन तो उधर नहीं, इस ओर को। अब ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन आ सकता है, कोई पॉजिटिव कण ही आ सकता है, यानी ये आपका क्या ऋणावेश है। तो ऋणावेशित और अगर ये भी ऋणावेशित तो इधर तो आता नहीं है, ऋणावेशित तरफ कौन आकर्षित होता है, धनावेशित। तो ये इसका चार्ज कैसा है बेटा आपका, धनावेशित है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये कण 1 और 2 कैसे हैं बेटा, नेगेटिव चार्जेड है, यानी पर नेगेटिव आवेश है, और कण 3 पर क्या बेटा, धनावेश है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की ओर को आया है, क्योंकि नेगेटिव आवेश ही पॉजिटिव का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो कण 3 पर बेटा कौन सा आवेश है, धनावेश है। धनावेश कैसे पहचाना हमें, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की ओर आया है। ठीक है, तो इस प्लेट के विपरीत आवेश वाला जो कण होगा इस ओर को आएगा। ठीक है, तो इसका विपरीत कौन होता है, माइनस का प्लस होता है, धनावेश। तो ये इसने पूछा था आपसे इनके आवेशों के बारे में। ठीक है, अच्छा फिर इसने एक चीज़ और पूछी है कि अब इसमें एक चीज़ और पूछी है इसने कि ये जो चल रहे हैं, ये जो कण पूछे हैं, इसमें क्या पूछा है कि इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात, यानी आवेश का और द्रव्यमान का जो अनुपात है, आवेश का और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो किसका ज़्यादा होगा, कण 1 का ज़्यादा होगा, कण 2 का ज़्यादा होगा, या कण 3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइड में डायग्राम दिखाया गया है। देखिए बेटा ये क्या है, एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपका, वाई अक्ष है। ये देखिए, बात समझ में आ रही है? तो जो सारे अपने कण चल रहे थे बेटा इस डायरेक्शन पर चल रहे थे, बात को समझें, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे थे। ठीक है, अब इनमें मूवमेंट कैसा हुआ, बाई अक्ष के अनुदिश हुआ है। किसमें हुआ, बाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो देखिए बेटा बाई अक्ष तो इधर है, ये जा ही रहा है ना, तो ये भी कण इधर कोई जा रहा है, ऊपर कोई ये भी इधर जा रहा है, तो इनमें तो विस्थापन कम हो जाएगा, लेकिन बाई ऊपर को जा रहा है। बात समझ आ रही है? और ये कण नीचे को आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा विस्थापन किसमें होगा, इसमें होगा ना। बात को समझने, कहने का मतलब मेरा क्या है, इसमें आवेश का यानी क्यू का, यानी इनका पर जो धनावेश है। ठीक है, और ये क्या बेटा, इसका द्रव्यमान है। ठीक है, किसका, आवेशित कण का। ठीक, यहाँ पे नाम तो दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी हो, बहरहाल एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, और आवेश क्या है, क्यू है। तो उनका अनुपात किसका होगा, तो इसका अनुपात देखा जाता है बेटा, ये जो अक्ष दिए हैं इन्होंने, एक्स और वाई, इन अक्षों को देखकर बताते हैं। ठीक है, जो बाई अक्ष से ज़्यादा विस्थापित होगा, बाई अक्ष से ज़्यादा विस्थापित होगा उसका E/m ज़्यादा होगा, क्योंकि व्युत्पन्न जो होता है वो E/m के समानुपाती होता है। अर्थात जो कण बाई अक्ष से ज़्यादा विस्थापित होगा, ठीक है, उसका जो होगा तुम्हारा जो E/m का जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? और हम देख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों बाई अक्ष की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनमें तो विस्थापन कम है, लेकिन ये नीचे को आ रहा है तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा विस्थापित रहेगा। तो ये जो व्युत्पन्न होता है, ये जो विस्थापन हो रहा है, बात समझ रहे हैं अभी,
ये तो विस्थापन होता है इस क्यू बाई एम के समानुपाती होता है। तो सबसे ज़्यादा विस्थापित ये होगा तो इसी का ई बाई एम ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। और वैसे भी कैसा कण है, पॉजिटिव कण है बेटा, है ना, बात को समझें। तो पॉजिटिव कण की तो बात जो है रहेगी, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी बात है वो इस चीज़ को देखी जाती है जिसमें बाई अक्षीय अनुदिश विस्थापन ज़्यादा है ना। और देखो 1 और 2 तो ऊपर की ओर चल रहे हैं और बाई अक्षीय ऊपर को चल रहा है, ये जिसकी धनात्मक दिशा है। बात समझ रहे हैं मेरी बात अभी। तो इनमें तो विस्थापन कम है, लेकिन कण 3 तो नीचे को आ रहा है ना, यानी तो इससे ही ज़्यादा विस्थापित हो रहा है। तो यही विस्थापन क्या होता है, ई क्यू बाई एम के समानुपाती होता है। तो इसलिए कण 3 का जो ई बाई एम है बेटा वो, या क्यू बाई एम जो है वो ज़्यादा होगा। आवेश संयुति अनुपात क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा लिख करके बता देता हूँ। देखिए, कण 3 अपने पथ पर बाई अक्ष के अनुदिश सबसे अधिक विस्थापित है। क्या है, विस्थापित है। क्योंकि ई बाई एम या क्यू बाई एम एक ही बात है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए ई बाई एम भी लिख देते हैं। जो समानुपाती होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। कैसे होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, विस्थापन के समानुपाती होता है। तो सबसे ज़्यादा विस्थापन कौन हो रहा है बाई अक्ष से, किसका हो रहा है वो, कण 3 हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि कण 3 का क्यू बाई एम अधिक होगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत समझ। कण 3 अपने मार्ग पर बाई अक्ष के अनुदिश सबसे अधिक विस्थापित होता है, क्योंकि ई बाई एम या क्यू बाई एम समानुपाती होता है विस्थापन के। ठीक है, जब विस्थापन के समानुपाती होता है तो जो कण 3 है वो सबसे ज़्यादा विस्थापित हो रहा है, क्योंकि 1 और 2 तो बाई अक्ष की दिशा में ही जा रहे हैं। बाई 1 और 2 तो बाई अक्ष की दिशा में, 3 में तो विस्थापन कम है, लेकिन ये नीचे की ओर है तो इसका विस्थापन ज़्यादा रहेगा। और जब इसका विस्थापन ज़्यादा रहेगा तो इसका क्यू बाई एम ज़्यादा रहेगा। इसलिए लिखा है कि क्यू बाई एम समानुपाती विस्थापन। तो कण का विस्थापन क्यू बाई एम अधिक होगा। क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लें जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, कि यानी कण 1 और 2 तो बाई अक्ष के डायरेक्शन में जाना, तो इनमें तो विस्थापन बहुत कम है ना, पास है ये, लेकिन ये तो कण नीचे को आ रहा है, तो ये विस्थापन इसका ज़्यादा होगा। तो विस्थापन जो होता है वो क्यू बाई एम के समानुपाती होता है। तो देखो इसका विस्थापन ज़्यादा है तो इसका जो क्यू बाई एम है बेटा कण 3 का ही ज़्यादा होगा। तो लिख दिया कण 3 अपने पथ पर बाई अक्ष के अनुदिश सबसे अधिक विस्थापित होता है, चूँकि ई बाई एम या क्यू बाई एम समानुपाती होता है विस्थापन के। इसलिए कण 3 का, किसका बेटा, 3 का, कण 3 का क्यू बाई एम सबसे अधिक होगा। और यही बेटा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही डियर फ्रेंड। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।